जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? हम तो बहुत बढ़िया। आप बताओ। हम भी एकदम बढ़िया हैं, बढ़िया हैं, बढ़िया हैं। आप बताओ कैसी लग रही है हमारी आपको कंपनीज एक्ट की रिवीजन क्लास? सर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ एकदम रिवाइज हो रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कहाँ था और कहाँ आ गया, सब कुछ एकदम याद हो रहा है, समझ आ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। तो सर हम चालू कर रहे हैं अब नए टॉपिक से, जिसका नाम है पब्लिक ऑफर। सर पब्लिक ऑफर क्या होता है, पब्लिक ऑफर कौन कर सकता है और पब्लिक ऑफर कैसे होता है, एक एक करके चलेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे अच्छे से। सो सर पब्लिक ऑफर होता है अगर आप पैसा जो है पब्लिक से मंगाते हो, पब्लिक एट लार्ज से, हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स से, तो हमें ना क्या करना होता है, हमें पब्लिक ऑफर करना होता है। तो पब्लिक ऑफर कौन कौन सी कंपनी कर सकती है और पब्लिक ऑफर में क्या क्या चीज़ों का हमें कंप्लायंस करने पड़ता है, उसके बाद ही जो है कंपनी पैसा रेज कर सकती है। तो पहली पॉइंट आता है इसके अंदर, जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से पैसा मंगा सकती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। पब्लिक से पैसा रेज करना थ्रू प्रोस्पेक्टस वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी दो चीजों से और पैसा मंगा सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू। बट जो प्राइवेट कंपनी है ना, सिर्फ दो ही मेथड से पैसा मंगा सकती है। प्राइवेट कंपनी मंगा सकती है या तो प्राइवेट प्लेस करके पैसा मंगा सकती है कंपनी, या फिर कंपनी राइट इशू या बोनस इशू करके ही पैसा मंगा सकती है। कंपनी जो है पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस के अंदर पैसा नहीं मंगा सकती। अगर आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज की रिवीजन क्लास याद होगी, उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी, जो कि प्राइवेट कंपनी होती है, वो होती है ऐसी जो कि आरपीएल होती है, रिस्ट्रिक्ट द राइट। रिस्ट्रिक्ट क्या करती है, जिसके अंदर वो प्रोहिबिशन, आरपीएल, प्रोहिबिशन ऑन, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स एंड प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक। सो जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक एट लार्ज से पैसा नहीं मंगा सकती। तो यही सेम पॉइंट हमने इस पब्लिक ऑफर के अंदर भी देखा था कि जो पब्लिक कंपनी है वो थ्रू प्रोस्पेक्टस पैसा नहीं मंगा सकती, मतलब पब्लिक एट लार्ज से पैसा नहीं मंगा सकती। हाँ, वो प्राइवेट प्लेस करके, राइट इशू करके, बोनस इशू करके पैसा मंगवा सकती है। तो ऐसी कंपनी, चाहे चाहे वो पब्लिक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी, पैसा रेज करना थ्रू पब्लिक ऑफर कर सकती है। बट जो पब्लिक एट लार्ज थ्रू प्रोस्पेक्टस है, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। अगर आपने सुना होगा इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ आते हैं, अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, या फिर स्विगी का आईपीओ आया था, या फिर और भी कंपनीज के आईपीओ आते रहते हैं धीरे धीरे मार्केट के अंदर। तो ऐसा पैसा जो कि रेज होता है आईपीओ के थ्रू, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, और वो कर सकती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो हम ना डिटेल में चर्चा करेंगे प्रोस्पेक्टस की, कैसे क्या होता है, फिर हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी देखेंगे। राइट इशू, बोनस इशू हमने ऑलरेडी देख लिया था अपनी टाइप्स ऑफ शेयर्स वाली क्लास के अंदर। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो बचे कुछ टॉपिक, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑल। आ जाओ। सो सर अगर पब्लिक कंपनी को पैसा मंगाना है पब्लिक एट लार्ज से, तो वो कैसे पैसा मंगा सकती है? सर वो पैसा मंगा सकती है बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस सर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी डिटेल्स ऑफ द कंपनी आती है कि भाई कंपनी क्यों पैसा रेज करना चाहिए, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी क्यों पैसा रेज करनी चाहिए, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन इसके अंदर प्रोमोटर्स है। प्रोमोटर्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, टाटा ग्रुप का प्रमोटर होता है रतन टाटा जी। अगर रतन टाटा जी अगर कभी भी पब्लिक ऑफर मंगाते हैं तो वो 100% सब्सक्राइबर होता है। तो ऐसे ही लोग जो है अपने प्रमोटर्स का नाम भी बताते हैं, अपने डायरेक्टर्स बताते हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम करा है, वो सब बताते हैं। तो एक डिटेल एक तरह से प्रोस्पेक्टस जाता है, जिसके अंदर सारी डिटेल जाती है कंपनी की, क्या कर रही है कंपनी आगे, अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या देखती है कंपनी। तो सारी डिटेल जो है ये प्रोस्पेक्टस के अंदर जाती है, जो कि साइन डेटेड होता है, साइंड होता है, और स्टेट सच इन्फॉर्मेशन एज मे प्रिस्क्राइब बाय सेबी। सेबी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है जो कि हमें सारी चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर डालनी पड़ती है। तो एवरी प्रोस्पेक्टस शैल डिक्लेयर दैट नथिंग इज कॉन्ट्ररी टू कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड सेबी का एक्ट। अगर कोई भी कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसके अंदर ये डिक्लेरेशन भी देती है कि जो प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्लाई करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्टेड एंड एज पर सेबी का कोई भी एक्ट होता है, सेबी के रेगुलेशन है, उस सारी गाइडलाइन से हम बाध्य होकर ये काम कर रहे हैं, मतलब उन गाइडलाइंस को मानते हुए ये काम करें, इसके अंदर कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। अच्छा सर, अगर आपने जो प्रोस्पेक्टस जो है इशू करा, प्रोस्पेक्टस जो है इशू करा, मतलब आपने प्रोस्पेक्टस बनाया, आपको नहीं रजिस्टर करना पड़ता है टू रजिस्ट्रार के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, उसके साथ आपको ये प्रोस्पेक्टस को जो रजिस्टर करना है। बट उसके विद इन 90 डेज जो है, विद इन 90 डेज जो है आपको जो है ऑफर को क्लोज करना पड़ेगा। मतलब जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करा उसके विद इन 90 डेज आपको जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना पड़ेगा। आप इसके बाद अगर लाते हैं तो ऐसे इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो ऐसा प्रोस्पेक्टस होगा जिसके बेसिस पे आप इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रहे थे, आईपीओ ला रहे थे, या फिर पब्लिक ऑफर ला रहे थे, कोई भी तरह का पब्लिक ऑफर ला रहे थे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका पब्लिक ऑफर इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज आपके प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर हुए 90 डेज हो गए हैं, जिस दिन से रजिस्टर करो उस दिन से लेके आज तक 90 डेज हो गए। इसके बाद अगर आप कोई
पब्लिक प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कोई पब्लिक ऑफर लाते हो तो ऐसा पब्लिक ऑफर हो जाएगा इनवैलिड। सर अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कंपनी जो है पैसा तो मंगा लेती है बट इसके अंदर ना वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस होता है। मतलब जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था उससे अलग काम करती है कंपनी, तो जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था उससे अलग काम कंपनी करती है। तो क्या होता है, उसके लिए ना हमें स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा। अच्छा, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करी थी। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है 75% वोट या फिर 3/4 ऑफ द वोट्स आर इन फेवर एज अगेंस्ट, तो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी वेरिएशन इन राइट्स करना है प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, मतलब अगर आपने जो प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्टिव लिखा था, जिस ऑब्जेक्टिव से आप पैसा रेज कर रहे थे, बट आपको लगता है कि इस ऑब्जेक्टिव के पैसा रेज करने की वजह अब हमें ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जिसके अंदर 75% ऑफ मेंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, इन फेवर ऑफ दैट वोट, और बाकी सारे अगेंस्ट होंगे, तभी ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा ये होगा पोस्टल बैलेट के थ्रू। अच्छा, इसके लिए फॉर्म जाता है फॉर्म नंबर PAS1। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल आती है, देखो फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनना अच्छे से, यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो। तो कंपनी ने 10 लाख का क्या निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके अंदर कंपनी का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था जो भी कंपनी ने उसके अंदर स्टेट करता। अब हुआ क्या, कंपनी ने 10 लाख में से जो उसका उनका ऑब्जेक्टिव था वो 6 लाख के अंदर पूरा हो गया है। अब उन्हें लग रहा है कि जो 4 लाख रुपए बचे हैं इसको हम वापस तो कर नहीं सकते, अब या तो हम इसकी टर्म्स को रिवाइज कर देते हैं या देखते क्या कर सकते हैं। तो कंपनी ने सोचा कि हमने इस 4 लाख को क्या करते हैं, 4 लाख की टर्म्स को रिवाइज कर देते हैं। 4 लाख की टर्म्स को रिवाइज कर देते हैं, मतलब 4 लाख के लिए कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या नया ऑब्जेक्टिव है, किस वजह से हमें आगे पैसा यूज़ करना था, आज ही हम उस पैसे को यूज़ कर लेते हैं। तो 4 लाख का अब कंपनी जो करेगी उसके लिए इसको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा जो कि पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा। अब इस नोटिस के अंदर जो नोटिस है जिसके अंदर सारी डिटेल्स आएंगी कि आपने भाई पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर कितना यूज़ कर लिया और नए ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या करोगे, तो सारी डिटेल आती है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आएगा मनी यूटिलाइज फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कितना जितना तुमने रेज करा था उसमें से कितना जो है अमाउंट कंपनी ने यूज़ कर लिया। तो कंपनी ने 6 लाख का जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 6 लाख और 4 लाख, जो 6 लाख है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ, 4 लाख जो है बचेगा। अब कंपनी चाहती है कि इसके अंदर कोई वेरिएशन करे और ऑब्जेक्ट को चेंज करके उसके अंदर यूज करे कंपनी ने जो पैसा रेज करा है। तो मनी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, सर ने इसने कर लिया था 6 लाख। एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द प्रोबेबल ऑब्जेक्ट, ये बोलते हैं कि 80% अभी हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है, उसके अंदर से 20% रह रहा है जो कि हमारा 6 लाख के अंदर कवर हो जाएगा। अनयूटिलाइज मनी ऑफ द मनी रेज, अब इसमें 10 लाख आपने रेज करे तो उसमें से 4 लाख बच गए, तो अनयूटिलाइज मनी की भी डिटेल आएगी, कितना अमाउंट हमारा बच गया। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज वेरिएशन, आप उससे क्या वेरिएशन कर रहे हैं, जो आपने एक्चुअल में पैसा रेज करा था उससे आप क्या कहाँ पे जाके वेरिएशन करेंगे। रीजन और जस्टिफिकेशन ऑफ सच वेरिएशन, आप क्यों वेरीफाई मतलब जस्टिफाई कर रहे हो, क्या था ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है जो 6 लाख में हो चुका है और 4 लाख में अब आप कोई और ऑब्जेक्ट को जो है फुलफिल करोगे, आपका क्या रीजन रहा है वेरिएशन का, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद टाइम लिमिट टू अचीव द प्रपोज्ड वेरिएशन, आपको टाइम लिमिट के रहते रहते इस प्रपोज्ड वेरिएशन को करना पड़ेगा। मतलब सर क्या होता है इसका टाइम, इसका मतलब होता है टाइम लिमिट के अंदर, मतलब जो भी टाइम लिमिट आपको प्रपोज करनी पड़ेगी कि हाँ भाई अब आपने 4 लाख जो रेस करे हैं, 4 लाख इसके अंदर जो आपके एक्स्ट्रा बच गए थे पैसे, उसके अंदर आप कितने दिन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को अचीव कर लोगे। उसके बाद क्लॉज वाइज डिटेल्स ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट वेरिएशन, मतलब आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी आपने किस प्रोजेक्ट या फिर किस वजह से किस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करा है और अब नए चेंज किए है, उसकी सारी एक एक करके क्लॉज वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। अब जो 4 लाख है इसको कैसे कैसे यूज करोगे, सारी डिटेल जो आपको यहाँ देनी पड़ेगी। रिस्क फैक्टर्स पर्टेनिंग टू न्यू प्रोजेक्ट, क्या इसके अंदर क्या रिस्क फैक्टर है, ये सारी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई और रिस्क फैक्टर है, नया रिस्क फैक्टर आता है जिसके अंदर की वजह से क्या हो सकता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट को हानि पहुंच सकती है जो कि मेन ऑब्जेक्ट है, इसके अगेंस्ट अगर कोई रिस्क है, ये भी सब आपको इस डिटेल नोटिस के अंदर बताना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट पास करके ही आप वेरिएशन इन दैट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। सर अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पैसा लगाया और अब मेरे को लगता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट कंपनी अब नया जारी है, न्यू ऑब्जेक्ट लेके आना चाहिए, मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं, तो मेरे पास कंपनी ने एक ऑप्शन दिया कि हाँ भाई डिसेंटिंग शेयर होल्डर या इज गिवन द राइट टू एग्जिट ऑफर, की मतलब जो शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ भाई उनका पैसा सही जगह यूज नहीं हो रहा, तो उनको एक कंपनी क्या है अपॉर्चुनिटी भी देती है कि हाँ भाई आप चाहते हो तो आप निकल भी सकते हो कंपनी से, ये लो आपके पैसे। कंपनी शैल नॉट यूज द अमाउंट रेज्ड फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। अगर आपने कंपनी ने पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा रेज करा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई और कंपनी के शेयर्स खरीदने में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दे, मतलब कोई और कंपनी की इक्विटी खरीदने में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दे। तो ऐसा अगर आप करते हैं या फिर उसकी बाइंग और ट्रेडिंग के अंदर आप यूज करते हैं तो दिस इज नॉट राइट, ये कंपनी के अंदर प्रोहिबिशन है, कंपनी जो है प्रोहिबिशन लगाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिस। सर एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिस, अच्छा अगर आपको आपने देखा है जो हमारी जो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल
पार्टी से क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी एक एजेंडा निकालती है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट बताते हैं क्या करना है, कैसे कैसे आप हमें वोट दो, यस हमें हमें जिताओ, हमें वोट दो, हमें जिताओ, हमें वोट दो, किस बेसिस पे कि हम गरीबों के लिए लाएंगे, हम किसानों के लिए लाएंगे, हम ये लेंगे वो लेंगे। तो क्या करिए, ये एक तरह से अपना एडवर्टीजमेंट करिए किस चीज़ का, ये अपने एजेंडे का एडवर्टीजमेंट करिए। ऐसे अगर कोई कंपनी को पैसा रेज करना है, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, कैसे पैसा लगाओ, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, सबसे पहले आता है कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज है, उसके बाद आता है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स कैसी रहेगी, लिमिट लाइबिलिटी बाय शेयर्स रहेगी, लाइबिलिटी बाय क्या गारंटी रहेगी या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, वो सारी डिटेल हमें बतानी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आप यूज कर रहे हो, नेम ऑफ सिग्नेटरीज, कौन कौन इस प्रोस्पेक्टस पे साइन कर रहा है, मतलब ऐसा कोई रिनाउंड पर्सन है उसके बेसिस पे साइन कर रहा है तो हम उसकी डिटेल देखेंगे कि हाँ भाई ये बंदा इसने पहले भी आईपीओ लाया और जिस जिस कंपनी में एसोसिएट होता है उस कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सिग्नेटरीज, अच्छा सिग्नेटरीज का कितना हक है, अगर ज़्यादा हक होगा तो उसके अंदर वो ज़्यादा काम करेंगे। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इक्विटी कितना है, डेट कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सारी चीज़ें मैंडेटरी डालनी पड़ती है जब भी हम कोई प्रोस्पेक्टस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो सर उसके बाद क्या आता है, सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस है, तो सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की डिटेल आती है एंड उसके अंदर आपको एक प्रोस्पेक्टस को इशू करके आप मल्टीपल ऑफर निकाल सकते हो, मतलब आर इशूड इन वन और मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाला तो आप उसके अगले एक साल तक कितने भी ऑफर निकाल सकते हो। तो मतलब फर्स्ट ऑफर ये, तो सेकंड ऑफर नो नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर अगर आपने जैसे फर्स्ट ऑफर करा उसके अंदर आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाला तो आपको सेकंड ऑफर जब करोगे आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे नियर फ्यूचर में पैसे रेस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो अब रादर देन नॉर्मल प्रोस्पेक्टस आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकालते हो जिसके अंदर आपको दोबारा से कोई नया प्रोस्पेक्टस जारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर आपका क्या होता है, जो पुराना प्रोस्पेक्टस है उससे भी काम चल जाता है। तो बट आप सिर्फ एक साल के अंदर ही उस प्रोस्पेक्टस के मल्टीपल इश्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी जो है रजिस्टर हो गया। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है फॉर एक साल रजिस्टर होता है। वो चीज क्या है, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा उसकी वैलिडिटी एक साल तक रहती है। उस साल के अंदर आप कितने भी टाइम क्या है इशू निकाल सकते हो। इसके अंदर बस आपको जब भी नया इशू निकालोगे उसके अंदर क्या बताना पड़ेगा, जो आपने पहली बार प्रोस्पेक्टस निकाला उसके अंदर तो आपने सारी डिटेल दी होगी, बट जब भी आप नया प्रोस्पेक्टस डालोगे आपको दो चीजें जरूर डालनी है, न्यू चार्जेस क्रिएटेड। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है, कोई चार्ज क्रिएट करा है, हमने चार्जेस की डेफिनेशन के अंदर भी देखा था क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ गिरवी रखना और उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करना, या फिर चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की बैलेंस शीट भी सबमिट होगी। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, तो उसकी भी डिटेल जो है जब भी हम नया इशू लाएंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जो नया इशू लाएंगे उसके अंदर भी हमें चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन हमें कंपनी की जो है बतानी पड़ेगी। उसके बाद एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। सर ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सर ये ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब ये एटलीस्ट 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है इशू होता है। अब क्या होता है, कंपनी ने एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को जारी करना बहुत जरूरी होता है। वो एटलीस्ट 3 days, मतलब एटलीस्ट 3 दिन पहले तो होना चाहिए। कंपनी महीने 2 महीने 3 महीने पहले तक भी जो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, बट एटलीस्ट 3 दिन पहले होना जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी का मेजर एजेंडा क्या, क्यों रेस करिए, पैसा क्या कर रही है कंपनी, क्या करेगी, तो पूरा प्रोस्पेक्टस की डिटेल आती है। बट इसके अंदर एक चीज नहीं आती, कितनी सिक्योरिटी और किस प्राइस पे जो है कंपनी इशू करेगी। वो कंपनी जो है लास्ट में एक अपना प्रोस्पेक्टस और लास्ट में जब वो फाइनलाइज करती है प्राइस ग्रे मार्केट के अंदर, उसके बाद जो है वो प्राइस आता है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या नहीं आता, सर कंप्लीट क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो नहीं आता है, कितनी सिक्योरिटीज और क्या प्राइस पे वो कंपनी जो रेस करेगी, क्योंकि हो सकता है ना बाद में कंपनी के प्रोस्पेक्ट चेंज हो जाए 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो उसके बेसिस पे वो नया प्राइस डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे वो नई सिक्योरिटी का क्वांटम डिसाइड करते हैं एंड ये सारी डिटेल जो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं आती। फिर उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस दोबारा से जो फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी लाएगी उसके अंदर ये सारी डिटेल आती है। आपको मेरी बात समझ आई नहीं है। अगर आपने इसके अंदर भी कोई अगर आपने इसके अंदर भी कुछ झूठ बोला, छेड़खानी करी, मतलब आपने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करते टाइम या शेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल करते टाइम ऐसी कोई डिटेल छुपाई है या ऐसी कोई डिटेल आपने झूठी बोली है, तो इसके लिए आपको लाइबल हो जाओगे। आपको इसके लिए लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट के लिए कानून के अंदर क्या क्या सजाएं ये देखो। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी और सिविल लाइबिलिटी होगी। क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है इसके अंदर लाइबल हो गया आप अंडर सेक्शन 447 और ऐसा ऑफेंस होता है कॉग्निजिबल एंड नॉन बेल, आपको बेल भी नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको जो फाइन लगेगा वो लग सकता है आपको 10 लाख से लेके 1% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी का, विच एवर इज लोअर। और अगर सीरियस जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और अगर नॉन सीरियस जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसके अंदर आपको जेल भी हो सकती है 6 महीने से लेकर 10 साल तक की, और फाइन लग सकता है 100% टू 300% ऑफ फ्रॉड। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस में आपको 50 लाख तक का भी फाइन लग सकता है। और अगर कंपनी की जो सिविल लाइबिलिटी है वो क्या होगी, सस्टेन और सच लॉस और डैमेज कॉस्ट कंपनी एंड एवरी पार्टनर, जिसके अंदर देखो ये सिविल जो क्रिमिनल लाइबिलिटी किस पे लगेगी, ये लगेगी कंपनी के ऊपर,
अब ये जो सिविल लाइबिलिटी लगेगी लोगों के ऊपर, लोग कंपनी के ऊपर और लोगों के ऊपर। क्या क्या? डायरेक्टर हो गया, ऑथराइज हिमसेल्फ टू नेम इन द प्रोस्पेक्टस, अगर किसी बंदे ने अपना नाम ऑथराइज करा प्रोस्पेक्टस के अंदर देने के लिए, या प्रमोटर ऑफ द कंपनी, उसको भी ये सजा लग सकती है। ऑथराइज्ड इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसको भी बंदे को सजा लग सकती है। और एक्सपर्ट होगा जिसने जो है इसके अंदर कोई लाइबिलिटी और मिसस्टेटमेंट करी होगी, उसको भी जो है सजा मिल सकती है। अब आपको पता समझ आया कि अगर आप झूठ बोलते हो प्रोस्पेक्टस के अंदर तो आपको कितनी तरह की लाइबिलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। अब आता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर, आपके पास पैसा आया, अब आपको उस प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट जो पैसा आपको रिसीव हुआ है, आपको उन पर्सन को क्या करना पड़ेगा? उन पर्सन के नाम पे जो है अलॉट करनी पड़ेगी सिक्योरिटी। तो अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज अ मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड, मतलब आप अलॉट तभी कर सकते हो सिक्योरिटी जब आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है मिल गया हो, एंड सम पेबल हैज बीन पेड एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी ईदर थ्रू चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब कंपनी ने जो मिनिमम सम बोला हो उतना सम कंपनी को मिल गया हो थ्रू चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट। ऐसा क्यों करा है कंपनी ने? कंपनीज एक्ट ने ऐसा क्यों करा है, बताओ मुझे। सो कंपनी एक्ट ने पता है ये क्यों करा है? क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऐसा इसलिए करा है कि आप अलॉट जब भी कर सकते हो जब आप ये दो कंडीशंस फुलफिल कर दो, मतलब मिनिमम अमाउंट जो है आपका सब्सक्राइब हो और मिनिमम सम पेबल है जो आपका रिसीव हो गया। बिकॉज कंपनी जो है अब पब्लिक का पैसा लगा रही है। अगर ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मिनिमम इतना अमाउंट भी नहीं है, इसका मतलब कंपनी के अंदर लोग भरोसा नहीं कर रहे, ऐसी कंपनी को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर रोकना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी जो है जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो उस कंपनी के ऊपर ऐसा भरोसा नहीं करे। इस वजह से ये क्लॉज लाया गया कि अगर कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो है कंपनी को अपना आईपीओ रोकना पड़ेगा, और बिकॉज क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता। बट कंपनी क्या है, उसके लिए क्या करती है कंपनी जो है, उसके लिए कमीशन के थ्रू क्या बढ़ाती है? अंडर राइटर्स। उसके हम अब आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। बट इसके अंदर मैंने क्या बोला, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी कब होगी? आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, पैसा आ चुका है, अब आपको ये जो प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट जो पैसा आया है कंपनी के मेंबर्स या जो अब नए शेयर होल्डर्स होंगे उनको ये अलॉट करनी पड़ेगी सिक्योरिटी। आप कब कर सकते हो? जब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया हो। मतलब फॉर एग्जांपल 100 शेयर कंपनी ने पब्लिक के अंदर निकालते हैं, एटलीस्ट 90% जो शेयर्स हैं वो जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हो, और मिनिमम सम पेबल फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये मांगे, तो एटलीस्ट मिनिमम सम जो होता है कि नॉट लेस देन 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई सिक्योरिटी 100 रुपये की है और एटलीस्ट हमारे को कितने रुपए मिल गए? हमें एटलीस्ट 25 रुपये जो है ज़रूर मिले हो, और सबके जो पैसे रिसीव हो गए हो बाय द चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट, तभी जो है कंपनी अलॉट कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी जो है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज नहीं करेगी। तो इफ मिनिमम अमाउंट नॉट सब्सक्राइब्ड, या फिर इफ सम पेबल नॉट रिसीव्ड, जो मिनिमम सम है 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि 90%, जो फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स के 90%, और फिर जो अमाउंट पेबल है फॉर एग्जांपल वो एटलीस्ट कंपनी ने एटलीस्ट पहली बार में 25 रुपये तो मंगाए, मतलब 1 रुपये के 25 पैसे तो मंगाए। मतलब अगर कंपनी का 100 रुपये का शेयर है, एटलीस्ट कंपनी ने 25 रुपये मंगाए और सबने जो है 25 रुपये पे कर दिया। अगर 90% लोगों ने सब्सक्राइब करे तो 90% ने 25 रुपये एटलीस्ट दे दिए हो, तो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर वो पैसा रिसीव नहीं होता, मतलब जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस निकाला और कंपनी लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, अगर वो पैसा जो है मिनिमम अमाउंट पेबल या मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं होता, आपको विद इन 30 डेज जो है आपको वो सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। अमाउंट रिसीव टू बी रिटर्न विद इन 15, अगले 15 दिन के अंदर। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा, लोगों के पैसे आने लगे, और जिस दिन 30 दिन खत्म होंगे उसके अगले 15 दिन में आपको सारा पैसा जो है लौटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक टाइम लिमिट लगा दी थी कि हाँ भाई आपको इतना पैसा मिनिमम अमाउंट रिसीव हो जाना चाहिए था। अगर आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं होता अगले 30 दिन के अंदर, तो उसके अगले 15 दिन के अंदर आपको जो है सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा ऐसा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है 15% पर एनम का। फिर उसके बाद आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर आपने ये जो है ऑफेंस कंटिन्यू रखा। 1000 फॉर ईच डे और 1 लाख विच एवर इज लेस, इसके अंदर जो भी लेस होगा इतने की आपको पेनल्टी भी लग सकती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है, जब आपने अलॉट कर दी, जिस नाम के आगे अलॉट करिए सिक्योरिटी, उसकी एक रिटर्न भी जाती है, जिसके अंदर नए जो शेयर होल्डर्स हैं किस नाम के अगेंस्ट कितनी सिक्योरिटी अलॉट है उसकी सारी रिटर्न जाती है इन फाउंडवर PS3 विद इन 30 डेज। जिस दिन आपका सारा इशू क्लोज हो चुका है उस दिन के बाद, जिस दिन अलॉट हो चुकी है उसके अगले 30 दिन के अंदर आपको PS3 के अंदर आपको जो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देनी पड़ती है। अब पेमेंट ऑफ कमीशन क्या होता है? सर हमने बात करी थी कि अगर कंपनी का मिनिमम सब्सक्राइब नहीं होता तो कंपनी को पैसा विद इन 30 डेज जो है लौटाना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है? अंडर राइटर्स लाती है, जिसके अंदर बेसिकली ब्रोकर्स लाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जमीन है, आपको जमीन बेचनी है, तो आप क्या करते हो? आप ब्रोकर के पास जाते हो। ऐसे अगर आपके पास शेयर्स है, आपको शेयर्स मार्केट के अंदर बेचे, तो आप अंडर राइटर के पास जाते हो जो कि कमीशन लेके आपके शेयर्स को बिकवाते हैं। तो कंपनी में पे कमीशन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी। ये किसको पे कर सकती है कमीशन? सर कंपनी जो है कमीशन पे कर सकती है या फिर शेयर्स के लिए या फिर डिवेंचर्स के लिए। तो सर इसके अंदर आपको सबसे पहले ऑथराइजेशन किस में चाहिए होगी? आर्टिकल्स ऑफ
ऑफ एसोसिएशन, अगर आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को करना पड़ेगा अमेंड, और कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इशू और प्रॉफिट और बोथ, मतलब कमीशन जो पे करना पड़ेगा आपको अंडरराइटर का, या तो आप प्रॉफिट के थ्रू वो पे कर सकते हो, या फिर जो आपने पैसा उठाया है, नया पैसा जो पब्लिक के थ्रू आया, उससे भी आप क्या है कमीशन जो है पे कर सकते हो। तो रेट ऑफ कमीशन क्या रहेगा सर, 5% रहेगा ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स और रेट एज पर AOA विच एवर इज लोअर इन केस ऑफ शेयर्स, एंड 2.5% ऑफ द प्राइस ऑफ डिबेंचर्स और एज द रेट एज पर AOA विच एवर इज लोअर, मतलब जिस प्राइस पे आपने जो शेयर्स इशू करे हैं, या फिर कोई ऐसा परसेंटेज जो कि प्रेस्क्राइब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं हमारे बायलॉज ऑफ द कंपनी। तो अगर उसके अंदर कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब है, या तो वो या फिर 5% ऑफ द शेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, या डिबेंचर्स के केस में 2.5% ऑफ द डिबेंचर वैल्यू, और एज द रेट में प्रिस्क्राइब अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लोअर, जो है हमारा रेट ऑफ कमीशन रहेगा। अच्छा, प्रोस्पेक्टस के अंदर हमें ये सारी चीजें भी डालनी पड़ती है कि हमारे अंडरराइटर्स हैं कौन कौन, रेट एंड अमाउंट ऑफ कमीशन हम कितना देंगे उन अंडरराइटर्स को, एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर रिटर्न, कि वो लगता है उन्हें कि हाँ भाई 50% जो है अंडरराइट करा लेते हो। ये सारी डिटेल जो है कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर डालनी पड़ेगी। नो कमीशन टू बी पेड ऑन सिक्योरिटीज विच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कुछ ऐसी सिक्योरिटी जो कि घर वालों ने ले ली, जो यहाँ ले लिया वहाँ ले लिया, तो ऐसे केस में अंडरराइटर्स को हम उन सिक्योरिटीज पे कोई कमीशन नहीं देंगे। कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द अंडरराइटर टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको प्रोस्पेक्टस के साथ जो अंडरराइटर के साथ आपने अग्रीमेंट करा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, वो भी आपको जो है प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराना पड़ता है। किसके साथ सर, आपको ये रजिस्टर कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ। एप्लीकेशन मनी टू बी डिपॉजिटेड। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, आपके पास आपने प्रोस्पेक्टस निकाला, आपके पास क्या हुआ, पैसा आया और आपने उसके बाद अलॉट करी सिक्योरिटी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया हो, फिर या फिर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कम पड़ रहे हो तो आपने अंडरराइटर बुलाया। अब क्या होता है, अब आपके पास जो पैसा आ गया, अब क्या होगा, अब जो पैसा आ गया, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। जो पैसा आया है ना, आपको उसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट पहले खुलवाना पड़ेगा, वो सेपरेट बैंक अकाउंट में सारा पैसा आएगा। अब वो कहाँ पे यूज हो सकता है, वो हो सकता है एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट। अगर हमारी मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब्ड और मिनिमम अमाउंट पेबल दोनों चीज हमारी कंडीशन के अंदर आ गए, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट कर देंगे अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, या फिर हम रीपेमेंट ऑफ मनी यूज करेंगे इन केस ऑफ अनेबलमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। कभी कभार क्या होता है कि पैसा जो है हमारा सब्सक्राइब नहीं हो पाता, मिनिमम अमाउंट पेबल जो है रिसीव नहीं होता, उस केस में क्या होगा, जो रीपेमेंट ऑफ मनी करनी पड़ेगी हमें। बट कभी कभार अगर पैसा सारा रिसीव हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है, अमाउंट भी रिसीव हो चुका है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी जो है अलॉट कर देगी सिक्योरिटी। बट अगर नहीं हुआ तो कंपनी जो है रिफंड कर देगी पैसा। अगर कंपनी जो है रिफंड नहीं कर पाती, उस केस में कंपनी को फाइन लग सकता है 5 लाख से लेकर 50 लाख तक, और पर्सन इंचार्ज जिसने पैसा वापस नहीं दिया, उस केस में उसको जेल हो सकती है एक 0 से लेकर 1 साल तक की, और फाइन लग सकता है 50,000 लेकर 3 लाख तक का, और बोथ मतलब जेल के साथ साथ फाइन भी लग सकता है। अब आ जाओ नए कंसेप्ट पे, जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। सर, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सर? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, हम कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, हम चुनिंदा इन्वेस्टर्स को बुला के उनको अलॉट करते हैं सिक्योरिटीज़। मतलब इसके अंदर हम बुलाते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े बड़े हमारे जो पैसा लगाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स, बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत अंधाधन है, बहुत पैसा है, जिसके अंदर वो कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये दोनों ही केस में, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ही केस में हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा मंगा सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है शेयर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। फॉर एग्जाम्पल, हमने म्यूचुअल फंड के सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को बुला लिया, एक ग्रुप बनाया हमने, उन ग्रुप को कॉल करा और उनको बोला कि हम कंपनी के अंदर ये नई चीज़ें कर रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स को लेना चाहोगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम कॉल करके, या फिर हम उनको एक प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट का मतलब समझते हो एक प्राइवेट पार्टी जिसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, हम उनको एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, हमारी कंपनी का प्रोस्पेक्ट देखो, हमारी कंपनी का आगे की 5 से 10 साल की जर्नी देखो, आप देखोगे आपको अपने पैसे पे 10x की ग्रोथ मिलेगी। वो ऐसा कंपनी बोलती है, और अपने जो प्राइवेट प्लेसमेंट के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनको बुलाती है और उनको फिर अलॉट करती है सिक्योरिटीज। तो वो प्राइवेटली हेल्ड होता है, इसके अंदर वो पब्लिक एट लार्ज के अंदर कुछ काम नहीं करते, इसके अंदर सिर्फ चुनिंदा ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स को बुलाया जाता है जिनको अलॉट करते हैं हम सिक्योरिटीज। तो ऐसे शेयर्स इशू जिनको हम एक चुनिंदा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को करते हैं, अप टू वो भी 200 तक, अप टू 200 तक की जो है हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। और इसके अंदर पहले आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, उसके बाद ही आप जो है प्राइवेट प्लेस कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बंदों की कर सकते हो, आप 200। अब देखो, प्राइवेट कंपनी के अंदर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन ही 200 होते हैं, बट पब्लिक कंपनी के अंदर तो 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप एक बार में 200 लोगों से ज़्यादा जो है प्राइवेट प्लेस नहीं कर सकते इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, बिकॉज उसके अंदर तो नंबर ऑफ पीपल की कोई लिमिट नहीं होती है। तो सर, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ज़्यादा लोगों की आ जाए तो आप सिर्फ 200 लोगों तक की ही प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लोगों की प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा, बट इन अ ईयर आप सिर्फ 200 लोगों की ही प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। अगले 200 लोगों की अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो आपको एटलीस्ट 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो
तो आप जो है प्राइवेट प्लेसमेंट तभी कर सकते हो जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास कराओ, और उसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट लगानी पड़ेगी PAS4 के अंदर। अच्छा, आपने ऑफर दिया, आपको एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ वो भी सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होगा। आपको जिस दिन रिसीव हुआ उसके अगले 60 दिन के अंदर अंदर आपको सिक्योरिटी अलॉट करनी है। उसके अगले 15 दिन के अंदर अगर आप सिक्योरिटी अलॉट नहीं होती या कुछ वजह से जो है इशू को प्रेस्क्राइब करना पड़ता है, तो आपको जो पैसा है ऑफ नॉट अलॉटेड सिक्योरिटीज का उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 400 एप्लीकेशन आ गई थी, बट आप मैक्सिमम 200 कर सकते थे, तो 200 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आई है, जो भी आपका मेथड होगा उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट करके बाकी 200 लोगों का जो है पैसा रिफंड करोगे विद इन 15 डेज। और अगर आप पैसा रिफंड नहीं कर पाते विद इन 15 दिन, तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम का। आपको साथ ही साथ इस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है फाइल करनी पड़ेगी, जिसके अंदर नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, सच अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको जो है उसकी रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आप उसकी रिटर्न भरने में फेल हो जाते हो, आपको 1000 ईच डे से लेके 25 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। और वही सेम चीज़ सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा होगा, या फिर आप एडजस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप रीपेमेंट ऑफ मनी इन केस ऑफ अनेबलमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ज़्यादा पैसा आ गया या फिर वो सिक्योरिटी को अलॉट नहीं कर पाए, तो दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में आपको जो है पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, मार्केटिंग टू इन्फॉर्म पब्लिक एट लार्ज अबाउट दिस इशू। आप जो है इसकी जो है सिर्फ आप एक प्राइवेट प्लेस जहाँ पे आप अपने खुले आप पब्लिक एट लार्ज में एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू प्राइवेट प्लेस में नहीं बता सकते। आप उनको चुनिंदा लोगों को, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सिर्फ प्राइवेट प्लेस ही कर सकते हो, जिसके अंदर आप चुनिंदा लोगों को ही बताओगे, जिसके अंदर आप पब्लिक एट लार्ज के अंदर कोई सोशल मीडिया या कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब आता है शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल यार देखो, हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ी थी। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसी शेयर कैपिटल है जिसके अंदर हम प्रेफरेंस देते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इन विच जिसके अंदर प्रेफरेंस देते हैं हम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के थ्रू। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो इतनी डेफिनेशन है। बट इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी दो तरह के इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, एक होता है विद वोटिंग राइट्स, एक होता है विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड और वोटिंग। जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, इनको ना अलग से कुछ राइट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग के इसका इनका परसेंटेज कम ज़्यादा होगा, डिविडेंड का इनका परसेंटेज कुछ फिक्स होगा, बट इस केस में क्या होता है उनको फिर कुछ राइट से हटाना भी पड़ता है। बट उसकी आज हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बस ये देखेंगे विद वोटिंग राइट्स और विदाउट वोटिंग राइट्स क्या होता है। तो विदाउट विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब हम ये कितना इशू कर सकते हैं, हम मैक्स टू मैक्स 74% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। मतलब फॉर एग्जांपल आज हमारी कुछ भी शेयर कैपिटल है, बट ये इशू करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारी 100 की शेयर कैपिटल आते हैं टोटल, तो ये जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का जो परसेंटेज है वो 74% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 74% से ज़्यादा हमारा पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है सर? इसके अंदर हमें पहले आर्टिकल्स के अंदर ऑथराइजेशन चाहिए फॉर सच इशू। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग, तभी आप जो है वोटिंग शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग जो है आप इशू कर सकते हो। इफ लिस्टेड देन शुड बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट। मतलब आपको अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो इस केस में तो आपको शेयर होल्डर्स के थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू ये रेजोल्यूशन जो है पास कराना पड़ेगा। कंपनी टू हैव डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, मतलब कंपनी के पास इतना प्रॉफिट हो डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के लिए एटलीस्ट वो अगले 3 सालों तक जो है डिविडेंड को पे कर पाए। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी ने कहाँ डिफॉल्ट ना कराओ 5 केसेस में, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अगर कोई ऐसे कोई इक्विटी शेयर इशू करिए जिसके अंदर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, उस केस में कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना करो इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न। कंपनी ने कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर कोई डिफॉल्ट ना करो, कंपनी ने पेमेंट ऑफ मेच्योर्ड डिपॉजिट्स में कोई डिफॉल्ट ना करो, कंपनी ने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर कोई डिफॉल्ट ना करो, कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक के अंदर भी कोई डिफॉल्ट ना करो। जो देखो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न देखा था, पीछे 3 साल तक डिफॉल्ट ना करो। बट अगर कोई पीछे चौथे साल में डिफॉल्ट कराओ तो चल जाएगा, बट उसके पीछे 3 साल में अगर डिफॉल्ट करा होगा तो नहीं चलेगा। तो इस बाकी केसेस के अंदर जिसमें डिविडेंड, मेच्योर डिपॉजिट, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक आ रहा है, उसके अंदर आपको पीछे 5 साल का देखना है। तो अगर आपने पीछे 5 साल के अंदर कोई डिफॉल्ट करा है तो आप जो इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है वो इशू नहीं कर पाओगे। तो आपको पीछे 5 साल तक आपको ना इसके अंदर डिफॉल्ट कैन बी मेड गुड इफ 5 years हैज बीन लैप्स्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट मेड। मतलब आपने 5 साल से पहले अगर कोई डिफॉल्ट करे तो चल जाएगा, बट पीछे 5 साल के अंदर आपने डिपॉजिट, डिबेंचर्स और डिबेंचर्स की रीपेमेंट या प्रेफरेंस शेयर्स की रीपेमेंट में, या फिर आपने शेड्यूल्ड बैंक से कोई लोन लिया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है, उसमें अगर आपने पीछे 5 साल के अंदर डिफॉल्ट करा है तो आप इक्विटी शेयर से डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो है इशू नहीं कर सकते हो। इसके अंदर क्या है,
सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नॉट पीनलाइज्ड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन लास्ट 3 years ऑफ एनी ऑफेंस अंडर आरबीआई एक्ट, सीबी एक्ट, फीमा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने कोई भी पीछे 3 साल के अंदर किसी भी ऑफेंस के अंदर आपकी कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो, चाहे वो आरबीआई एक्ट में हो, चाहे वो सीबी एक्ट में, चाहे वो फीमा एक्ट में हो, चाहे वो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो, अगर आपने इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट करा है तो आप जो है शेयर्स फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो है इशू नहीं कर सकते। आपको मेरी बात समझ आई नहीं समझ आई? आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त है, जिसके अंदर हमने क्या देखा सर, हमने देखा प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने देखा कौन कौन कंपनी क्या क्या प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, जैसे 90 दिन की वैलिडिटी। उसके बाद 2 तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं हमारे, एक तो होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस। एडवर्टाइजमेंट प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी डिटेल्स आती है। उसके बाद हमने देखा अगर आपको कोई वेरिएशन जिसकी वजह से आपने पैसा मंगाया था और चेंज हो रहा है तो उसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, प्लस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट भी पास करना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट है तो आपके पास देख रहे हो कितनी खतरनाक तरह की लाइबिलिटी लग सकती है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, आपके अगर मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब सब्सक्राइब है वो हो चुका है, प्लस में मिनिमम अमाउंट जो कि सम पेबल है वो रिसीव हो चुका है, तो ही आप अलॉट कर सकते हो सिक्योरिटी, अदरवाइज आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हाँ भाई आपके अलॉट नहीं हो सकती सिक्योरिटी, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, अंडरराइटर्स लाने पड़ेंगे, उसकी डिटेल भी आपको प्रोस्पेक्टस में देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप प्राइवेट प्लेस भी कर सकते हो शेयर्स, जो प्राइवेट प्लेस करोगे शेयर्स जो है आपको 60 दिन के अंदर प्राइवेट प्लेस करने पड़ेंगे, वरना अगले 15 दिन में पैसा वापस, वरना 12% पर एनम का ब्याज। और हमने देखा था 15% पर एनम का ब्याज जो है कहाँ लगता है सर, 15% पर एनम का जो है हमारा ब्याज लगता है अगर तो हमने कहाँ पे लगता है हमारा 15% पर एनम का ब्याज। एक सेकेंड, हाँ, अगर हमने नॉर्मल अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी करी है उसके अंदर हमारे 30 दिन गुजर गए, उसके अगले 15 दिन के अंदर भी हम पैसा लौटा नहीं पाए, 16वें दिन से हमारे पे 15% पर एनम का ब्याज लगना चालू हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा शेयर कैपिटल 2 तरह के होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। पर इक्विटी के अंदर भी विद वोटिंग राइट्स एंड विदाउट वोटिंग राइट्स। विदाउट वोटिंग राइट्स के अंदर भी हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें अगर डिफॉल्ट होता है तो आप इक्विटी शेयर्स फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू नहीं कर सकते। वो कितना होगा, 74% ऑफ पोस्ट पेड अप शेयर कैपिटल। पोस्ट पेड अप शेयर कैपिटल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पोस्ट पेड अप शेयर कैपिटल जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको मेरी बात समझ आई नहीं? यस सर समझ आ गया। कैसा लगा ये रिवीजन सर? अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रिवीजन वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।